राजस्थान की प्रतिभाओं, कलाओं और कलाकारों के संरक्षण के लिए सतत क्रियाशील है। और इस वट वृक्ष जवाहर कला केंद्र के तले हम बहुत सारे पंछी चहचहा रहे हैं। सभी कलाओं का नेक्स्ट जनरेशन को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पे रेजिडेंसीज और वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं। और इन वर्कशॉप्स को आयोजित करने का प्रमुख कारण ये है कि जो लोग अलग अलग कला के शौकीन हैं, अलग अलग कला में रुचि रखते हैं, जो किसी कारण से किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाके कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें एक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जवाहर कला केंद्र के तले मिल सके। प्रस्तुति शुरू करने के पहले मेरा तहे दिल से आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी मैम को, एडीजी सर को, सीनियर एओ मैम को, छवि सर को, भरत सर को, जवाहर कला केंद्र के तमाम संकाय के एडमिनिस्ट्रेटिव के सभी लोगों को, कैंटीन स्टाफ, ऑडिटोरियम स्टाफ और सभी को मेरी तरफ से, अभिनय दर्पण की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जवाहर कला केंद्र ने पिछले साल से 18 प्लस या 20 प्लस के सेगमेंट के लिए, 20 एंड अबाउ, 18 एंड अबाउ सेगमेंट के लिए वर्कशॉप्स शुरू की। इस वर्कशॉप को लगाना संभव नहीं हो पाता अगर मेरा साथ नहीं देते चित्रार्थ मिश्रा, अगर मेरा साथ नहीं देते ऋतिक शर्मा, सुरभि सोनी और शुभम सोरेन। 4 हफ्ते की इस वर्कशॉप में कुछ चुनिंदा नाटकों के अंश, कुछ मोनोलॉग्स स्टूडेंट्स ने खुद पसंद किए, खुद तैयार किए। और हम ये चाह रहे थे कि उस ट्रेनिंग का एक फाइनल वर्जन, यानी दर्शकों के सामने जाना और दर्शकों के सामने परफॉर्म करना, प्रॉपर ऑडिटोरियम, लाइट्स के साथ और साउंड के साथ। तो आज इस प्रस्तुति के साथ हमारी वर्कशॉप कल्मिनेट हो रही है। लाइट्स पे हमारे साथ में है विमल, और साउंड पे हमारे साथ में है विक्रम। मैं आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि ऐसी ही एक और अच्छी वर्कशॉप जिसका नाम है ब्रीदिंग स्पेस, वो भी हमारे मित्र अभिषेक गोस्वामी जी रंगकर्मी द्वारा जवाहर कला केंद्र में लगाई जा रही है। आप सब लोग जो भी इच्छुक हों ज्वाइन करें, अपने साथियों को बताएं। सर 40 मिनट ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। प्रस्तुति में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हम सब कलाकारों की तरफ से सर को एक पुष्प गुच्छ देखें, उनका सम्मान। बाबू लोग जरा ध्यान लगाए, जरा मन से लगाए, कान से सुनकर मन में उतरे। यह किस्सा, यह कहानी राष्ट्र भाषा में प्रसारित बंगाली कहानी। माफ कीजिएगा जेंटलमैन बाबू साहब, पढ़ाई लिखाई तो सीखी नहीं, बिल्कुल नहीं, काम वाम कुछ आता नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए खिचड़ी भाषा में खिचड़ी कहानी है सुनानी। तो एक है राजा, एक रहीन राजा, राजा राजेश्वर बादशाह नवाब किंग सुल्तान। बहुत बड़ा राजा, घुड़साल में 7000 घोड़े, हाथी साल में 7000 हाथी, रानी साल में 7 दूनी 14 रानी। तो राजा का बेटा युवराज राजकुमार, खूबसूरत नौजवान, उल्टे। तो एक दिन एक रोज वन फाइन डे राजा ने युवराज को बुलाकर कहा, बेटा राजकुमार, जी पिताजी महाराज। पुत्र हमारी 7 दूनी 14 रानी, उनमें रानी की रानी, पट रानी, बड़ी रानी तुम्हारी माँ बहुत बीमार। बेटा मैं तो मर गई, मुझे बचा। ओह माय गॉड, है कौन सी बीमारी, कौन सा रोग? राजकुमार सिर्फ एक चीज के लिए जान प्राण में मची है उथल पुथल विस्फोट। है कौन सी वो चीज? फल है बेटा, फल। इट्स अ फ्रूट। कौन सा फ्रूट महाराज, कौन सा फल? जम्बो देश का फल है राजकुमार, दूर देश का अंगूर। इज इट नॉट अवेलेबल ऑनलाइन? आई विश माय बॉय। नेपथ्य से बोली राजमां। जम्मू देश का रास्ता है बहुत खतरनाक, तेरी 13 सौतेली माओ की पॉलिटिक्स खतरनाक। मकसूद लेडीज की बात भी राजकुमार, निडर है तू, तेरे साथ जाएगा मंत्री का बेटा, कोतवाल का बेटा, सिपाही और घुड़सवार। फिर कूच किया टकबक टकबक, घोड़े दौड़े, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, झूला घोड़ा, धूल उड़ा के टकबक टकबक, तेज हवा से तबड़क तबड़क, साए साए चली हवाएं, आंधी तूफान में बिछड़ गया राजकुमार। हाँ के पुकारते घने जंगलों में खो गया राजकुमार। लॉन्ग
पीस टिप टॉप। अगर आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो ये खेल नहीं। तो मेहरबान कदरदान दीजिए ध्यान, खेल ना गर्मा गर्म, मनोरंजन ऐसा कि टिकट वसूल। तो ये कहानी है एक सेल्समैन की, 21 वर्ष के नौजवान की, मध्यवर्गीय परिवार का एक युवा विक्रेता, पढ़ाई में ठीक ठाक, थर्ड डिवीजन ग्रेजुएट। इस थर्ड क्लास को एक सेकंड क्लास कंपनी में सेल्समैन की टेम्परेरी नौकरी मिली। 6 महीने अप्रेंटिस और 6 महीने बाद परमानेंट। ज्वाइन हुआ और भेज दिया गया शहर से दूर एक छोटे से तालुके में। अरे पहली नौकरी, पहला दिन, पहली तनख्वाह, पहला प्यार, पहली मुलाकात और पहला धोखा कोई कभी नहीं भूलता। अब पहली बार आप बुद्धू बन जाते हैं, हाथ आया मौका, हाथों हाथ गवा देते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। पहला मौका तो गया, गो वेंट गॉन, हम ही ने गवाया, दोष किसका? न जाने ऐसे कितने ही मौके गवा देने के बाद हासिल होती है होशियारी, कनिंगनेस, यस, छी, चली क्या जिंदगी है। You get my point? Now let's see the drama in action. Hero enters in spotlight. हेलो, हाउ डू यू डू, वेलकम, थैंक यू। आई एम महिपत एमए। अजी एमए तो होके ही रहना है। कितना पुराना सपना सीने से चिपटाए, सपने को पूरे करने की खातिर अजी कितनी रातें बिताई, सपने को पूरा करने की खातिर कितनी रातें बिताई। अजी सपने को पूरा करने की खातिर शहर गया, एमए में लिया दाखिला। अजी ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने को अपना दौलत खाना बताया। अजी फिक्र को मारी गोली, उधार लिया, हमाली की, होटल पे प्लेट मांजी, अखबार बेचा। एक प्रोफेसर के यहाँ बच्चों की देखभाल की और दूसरे के यहाँ दूध की बोतलें पहुंचाई। अजी किस किस के चरण नहीं छुए। कॉलेज के क्लर्क को प्रिंसिपल का दर्जा देकर नाम कटाई से टाला। अजी लाइब्रेरी के पियून के चरण छुए ताकि देर तक पढ़ सकूं, लेकिन सपना एक ही था, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले एमए पास करना। पर जिस रोज रिजल्ट आया मेरा दिल धक-धक न थमे। अजी पास, एकदम पास, थर्ड क्लास। अब थर्ड तो थर्ड से ही, गांव का पहला एमए चुनूं। अब एमए पास कर लिया है तो रात में दृढ़ संकल्प लिया कि ऑफिस में जाके मालिक से कम 10% की बढ़ोतरी तो मांगूंगा ही मांगूंगा। आखिर एमए पास जो किया है, अगर हमने इतना कर दिखाया तो ऑफिस हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। कल ही ईश्वर भाई के पास जाऊंगा। ईश्वर भाई, ईश्वर भाई, ईश्वर भाई, महिपत भाई, बोलो। कुछ नहीं, कल कल कौन मर गया भाई? दादा, नाना, मामा? देखो एडवांस वगैरह की पता भी मत करना। अरे चला नहीं गया, आया है, रिजल्ट है, एमए पास। हाँ, याद आया भाई, कल तो तुमने एमए पास किया है। एक खबर तो तुम्हारी है, बैठो। जी मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे? कल ही तुमने एमए पास किया है ना? अब तो आप विराजिए। देखो भाई, अब आप कनिष्ठ नहीं रहे, एमए हो गए हो ना, चाय मंगाए भाई। कल ट्रस्टियों की मीटिंग हुई, उसमें तुम्हारा विषय निकला भाई। मैंने सभी को बताया कि महिपत ने एमए पास कर लिया है भाई। सबने बड़ी तारीफ करी और ये निर्णय लिया कि नोटिस देकर तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। जी फिर देखो, नौकरी तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, वेतन भी ज्यादा मिल जाएगा, तुम्हारी योग्यता का यहाँ काम ही क्या। मतलब ये सब अचानक कैसे? हाँ हो जाता है भाई। लीजिए अपना टर्मिनेशन लेटर और अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए। और हाँ, पहली को बकाया ले जाना भाई। तुमने इतना योगदान दिया है यहाँ पे, हमारे लिए गौरव की बात है। और अब तो तुम्हारे पर लगाए हैं, आकाश बुला रहा है तुम्हें, जाओ उड़ो उड़ो। ईश्वर भाई, वहीं पर भाई, कहा ना आज नहीं, पहली को, अभी गो। नहीं मैं वेतन लेने नहीं आया। देखो, अगर उम्मीद बांध कर आए हो कि हम चाय पिलाएंगे तो ये चाय का वक्त नहीं है। अरे चाय तो सर मैं पिलाता हूँ आपको, लेकिन आराम दो चाय। एमए पास होती जेब गर्म हो गई। अब आपको पिला सको इतनी गर्म तो है ही ना। देखो महिपत में कुछ नहीं कर सकता भाई। तुम्हें निकालने का फैसला मेरा नहीं, संस्था का था। और मेरे पास इतने रुपए नहीं कि मैं तुम्हें एडवांस ये सब दे सकूं। अरे सर एडवांस वगैरह नहीं चाहिए मुझे। तो तुम्हें चाहिए क्या यार? बस आपका आशीर्वाद, संतोष, सानिध्य बना रहे बस। अरे छोटे, ऐसा जमाना है यहाँ मैं आर्थिक तंगियों पर एक चुपता हुआ एडिटोरियल लिख रहा हूँ और तुम चाय कर रहे हो। सर लिखिएगा बिल्कुल चुपता हुआ, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। हाँ तुम जा रहे हो ना? आप कहते तो जा रहा हूँ सर। वैसे सर्वहारा की मसीहा हैं आप कहते तो जा रहा हूँ, लेकिन आप क्या आशीर्वाद लेने तो आता रहूंगा सर। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। जय जवान सर। जय जवान। जय किसान सर। ओ यू गेट आउट। एक तो चूल्हे के दूध के फटने की आवाज भी नहीं आती, कम से कम चूल्हा तो धीमे कर देते।
यह है एमए पास करने का पहला नतीजा। बढ़ोतरी के दूर साला कटौती का शिकार हो गए। महिपत बाबरूभान एमए बेकार। अब जगह जगह अर्जियां देता घूम रहा हूँ। कहीं आपको जरूरत है एक शिक्षित प्रशिक्षित नौजवान की, आपके ईमेल का जवाब होते ही हाजिर हो जाएगा यह महिपत बाबरूभान एमए। 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 कलरिया मगरिया रे मोरू बाइला रे रैया आयो रे दोरा रे बीरो बिरजारो रे मोरू ने लागे प्यारो रे आयो रे दोरा रे बीरो बिरजारो रे लक्ष्मीबाई? हाँ, मैं हूँ वो लक्ष्मीबाई। तो अब क्या लेने आई है? भतीजे के यहाँ गई थी, उसकी बीवी ने चोरी का इल्जाम लगा के मुझे पुलिस में दे रही थी। मैं तुम्हें क्या चोर लगती हूँ? फिर क्या करती? भाग गई। कोई और ठिकाना नहीं था ना, तो यहीं आ गई। चल चल, वो बाहर गया है। हाँ, प्रेस जाते देखा उसे। तो तू रात से यही है? तो रात में ही दरवाजा खटखटाती? सोचा तो ये था, फिर लगा तुम लोग खामखा परेशान होंगे। अरे हम तो दारू पी के मुर्दे की तरह सोई रहती है। दारू पीती हो तो? हाँ, वही पिलाता है। कल पूजा थी, कल भी दारू पी? पूजा? अरे हम नहीं करती इसे पूजा उजा। तू करती है? हाँ, करती हूँ। उसी की बदौलत जिंदा बची, वरना कब की मर गई होती। सखाराम करते हैं पूजा? सखाराम करता है ना मेरी पूजा। चल अब और कोई तेरा ठिकाना है या नहीं? तो ऐसे बोलना, यही रहेगी। चल अंदर आ, कुछ खाने को देती हूँ। बैठ। देख। अब आगे क्या इरादा है तेरा? भतीजे ने तो भगा दिया, पति पहले ही छोड़ चुका है। क्यों निकाल दिया तेरे मर्द ने? निपुती जो रही ना, लड़का नहीं दे पाई, इसलिए निकाल दिया। फिर दूसरी से हो गया क्या? क्या जानूं, उधर की कोई खबर नहीं है। तुम्हारा क्या हुआ? अरे होएगा का, मर्द हमारा खुद तो ठहरा हिजड़ा, ऊपर से हमें ही सताया करे। अरे हम ही छोड़ छाड़ के भाग गए। अरे दिखावे के लिए बता रख के चाटना है। अभी कहाँ है वो? क्या पता जिंदा है कि मरमरा अरे है। बहन ऐसे मत बोलो, पति है तुम्हारा, भगवान के आगे पंडित के आगे उसी से गांठ बंधी है तुम्हारी। हाय हाय, और फिर जब ये पति हमें मारा कूटा करे तब कहाँ गए तेरे पंडित पुरोहित? देखो बहन, सब अपना अपना कर्म है। वारी जोगन, तेरे हिसाब से तो हमें हाथ मुंह बांधे सब जुर्म जुल्म सह लेना चाहिए। अरे सहने की कोई हद भी तो हो। जब बहुत हद हो गई तब हम ही लात मारा और घर छोड़ा है। वहीं से हमें यहाँ लाया तेरा ये देवता सखाराम। साला जितना खाने को देता उतना ही वसूल लेता है। और चलो बाहर 1000 जानवर खसोटेंगे, इससे तो एक अकेला कुत्ता भला। एक बात पूछूं तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं।
अगर मैं रह जाऊं तो मेरे को कोई तकलीफ तो नहीं? रह जा, पर जो तू मेरे और मेरे मर्द के बीच में आई तो हमसे बोली करूंगी। अगर सखाराम हमें घर से बाहर निकालने की बात की ना, फिर तू देख। अरे नहीं नहीं बहन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगी, बस मुझे घर में थोड़ी सी जगह दे देना, 2 वक्त की रोटी, मैं तुम्हारा सारा काम कर लूंगी, तुम जो बोलोगी सब कर लूंगी, तुम्हारा चूल्हा चौका सब संभाल लूंगी, बस मुझे घर में रहने का आश्रय दे दो, तुम्हारा सहारा ही बनूंगी बहन मैं, मुझे घर से मत निकालना। अच्छी बात है, रह जा। तू चूल्हा चौका दे, हम उस हरामी की भी। वैसे भी दोनों अपने बस का नहीं, तू भी गुजारा करे और हम भी गुजारा करें। किन ताने बोलिया रे मोरू बाई ने बोलना, नर्दत देनी जीनी दाल, वीरो बिंजारो रे, वीरो बिंजारो रे, वीरो बिंजारो रे। मंजरी से कब मिले थे? पिछले नवंबर को हमें क्लब में मिले। वो वहाँ अकेली थी, उसने मुझसे बातचीत शुरू की एंड शी वाज वेरी फ्रेंडली। डाइट क्या होता है? मतलब स्वीट थी। अरे स्वीट थी क्या? लड़की चखी तो ना है? और शराब भी उस दिन? हाँ, ज्यादा नहीं, 2 ड्रिंक्स, 1-2 शॉट्स, लेकिन उसे चढ़ गई थी क्योंकि उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अच्छा, पार्टी में तू ले आया था उस दिन है? नहीं, हम वहाँ बस क्लब में पहली बार मिले थे। वो उसे किसी ने पासेस दिए थे क्लब के, और वो वहाँ किसी को जानती नहीं थी। के कॉल सेंटर की थी? नहीं, वो जॉब ढूंढ रही थी। उसे घर तुमने छोड़ा हाँ और रात तुमने साथ बिताई? हाँ, उसी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अरे झूठ बोल रहा है तू, जबरदस्ती किसी से कमरे में? नहीं सर, नहीं, आई स्वेयर शी लेट मी इन सर। अच्छा, अंदर आन दिया के बोल गल थी? नहीं सर, नो। दोबारा कब मिले? हम जल्दी मिले थे सर। हाँ, अब तो मेल जोल बढ़ता ही होगा इनका। हाँ, पर कोई कपल नहीं थे हम। अरे बच्चा ही क्या है, आप कपल नहीं थे? तो तुम्हारे नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली थी। What? No sir, it's impossible sir। ये क्या झूठे केस में फंसाना आप मुझे? तुम्हें नहीं पता मंजरी का कैसे बताओ? यहाँ वो प्रेग्नेंट हुई और उधर तुमने उससे मिलना छोड़ दिया, उसका फोन तक लेना छोड़ दिया। देखो सर, हमारा पहले ही क्लियर था, हमारा शादी वगैरह का कोई सीन नहीं था सर। सीन? वो तुम्हारे घर भी आई थी, पता नहीं? वो जानती भी नहीं मैं कहाँ रहता हूँ। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी माँ मिसेस गायत्री खन्ना से मिलने आई थी। दिशा एनजीओ की चेयरपर्सन से मदद मांगने आई। वो मॉम को जानती थी? मंजरी तुम्हारे मॉम के एनजीओ के साथ एसोसिएटेड थी। इन हाई सोसाइटी इवेंट्स में जाने के पासेस उसे मिसेस खन्ना ही देती, और वो बेचारी उसी औरत से मदद मांगने आई जिसके बेटे ने उसकी जिंदगी बर्बाद। तुम्हारी मॉम को जैसे पता लगा ना कि वो बॉयफ्रेंड तुम हो, उन्होंने मंजरी की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मॉम ऐसा कभी नहीं कर सकती, या फिर ये सब सच है? मंजरी मॉम से मदद मांगने आई और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, उसे मरने दिया। मंजरी ने आत्महत्या करी है, लेकिन तुम सब लोगों ने उसे इस हालत तक पहुंचाया, ये बात तुम लोग भूलना मत। तुम, मिसेस खन्ना, तुम्हारी बहन शीला, शीला का मंगेतर वो रमेश, तुम सब लोगों ने मिलकर उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। छोटे शहर की वो लड़की बड़े सपने लेकर राजधानी आई और तुम सब की हवस का शिकार। आत्मा तो मरी चुकी है तुम्हारी, और अब कानून भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। Vultures। एक मंजरी तो अभी चली गई, लेकिन अनेक को मंजरी अभी जिंदा है। छोटे शहर की लड़की बड़े शहर में सपने लेकर आती है, और वहां इनको हम बचाएंगे इन कोठी वालों से, ओटी वालों से, इन रसूख वालों से। जब मंजरी का बालक का डीएनए मैच हो गया ना तेरे से, फिर देख लिए तू। यही है हमारा हॉल, ज्यादा दूर नहीं है ना। शाम के तमाशे के लिए सवेरी सफाई करवा दी, और गांव का सबसे पुराना हॉल यही है। जो भी प्रोग्राम होना होता है यही होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा है, अच्छी जगह है।
आज बहुत दिन बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है। हाँ, आपको इतना शांत काम है ना। अच्छा हुआ ना जो बाकी सब पीछे रह गए, कितनी जल्दी जल्दी आ गए ना हम। हाँ, आप तो बहुत तेज चलती हैं। हमेशा मेरे को तो इतना तेज चलने की आदत ही नहीं है। बस आज मन के उन सबको पीछे छोड़ दूं और तुम्हारे साथ कहीं दूर चलती ही चली जाऊं। मेरे साथ? अरे कितने अच्छे हो तुम। हाँ मैम, आप भी। इतने भोले और निष्पाप तो हो। क्या इस गांव के बाकी लोग भी तुम्हारे जैसे हैं? लगभग कुछ हो गया। और ये हॉल भी अच्छा है। अच्छा है? हाँ। ये आपको पता है, औरतों के भजन, कीर्तन, भाषण, मुंडन, छेदन, शादी, पूजा सब यही होता है। और शाम को आपका प्रोग्राम है ना, हाँ। तो तब कीर्तन की छुट्टी, बाकी घर की औरतें सभी अपना काम निपटा के आ जाएंगी यहाँ पे। मतलब तुम्हारी पत्नी भी होगी भजन मंडली में? नहीं, पत्नी नहीं है हमारी। अच्छा। भाभी है। आपको पता है यहाँ पे क्या ना जादू का प्रोग्राम हुआ था पिछली बार। हाँ, उसमें जादूगर ने कभी अपनी मुंडी घुमा दी, कभी अपना पैर घुमा दी, कभी हाथ घुमा दी, और एक बार तो उसने जीभ काट के दोबारा लगा दी। जीभ काटता? हाँ। कैसे? मान लो कि जीभ है, हाँ। अभी से काट दिया तो क्या होगा? खून आएगा, लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता? मोहिनी विद्या, दृष्टि भ्रम। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? कछुए की चाल चल रहे हैं क्या? वो मैं जो इंसान आपको को बता एकदम रहा था, फुर्तीला होना चाहिए। स्कूल में भी पहली बेल बजती थी और मेरे पैर स्कूल के अंदर होते थे। पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड है। आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। पढ़ाने के मामले में भी मेरा सिलेबस, मेरा पाठ वक्त से पहले खत्म, कॉपियां ठीक वक्त पर जज कर तैयार। मैं कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ती। ओह, मास्टर नहीं लगती है आप। टीचर, शिक्षिका, क्या सरकारी मास्टरनी जैसी लगी मैं तुम्हें? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब आप विद्यार्थियों को पढ़ाती है बस। शिक्षिका बहुत बड़ा शब्द है ना। गुरु होना सम्मान का काम है। अरे किसी को नोच थोड़ी ना खाते हैं हम, नहीं किसी का अहित करते हैं। अरे सही और गलत के बीच की तो लकीर होती है टीचर। तुम प्लीज वो खिड़की खोल दो ना जरा, मुझे बड़ी हाँ, घुटन लग रही है। अब खड़ी क्यों? बैठी। नहीं, खड़े खड़े पढ़ाने की तो आदत है मुझे। क्लास में बैठकर कभी नहीं पढ़ाती मैं। मेरा कोई बच्चा मिस्चिफ नहीं कर सकता। पता है क्यों? पूरी क्लास आंखों के सामने रहती है। अपनी क्लास पर बड़ा रोग है मेरा। अपना जान प्राण देकर पढ़ाया है, इसलिए माय स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट मी। बट इसलिए तो ईर्ष्या करते हैं मुझसे कि बाकी के क्लास टीचर्स। आरोप लगाया मुझ पर, इल्जाम लगाया। लगाएं, खूब लगाएं। क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? अरे किसी का अहित थोड़ी ना किया है मैंने। क्या करें? अरे नौकरी से निकालेंगे, निकाल दें। मैंने नौकरी के लिए खुद को नीलाम थोड़ी ना किया है। अरे किसी का अहित नहीं किया है तो बस अपना ही। मेरी जिंदगी मैं कैसे जीऊंगी, इसका फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? बोलो। कोई नहीं होता। मेरी इच्छा तो मेरी अपनी है। इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, कोई और नहीं कर सकता, है ना? हाँ। बाथरूम किधर? शौचालय? हाँ। शौचालय में इस तरह। इस तरह? मैं एक बार जरा देखकर आता हूँ। नहीं, तुम कहाँ? तुम यही रुकना। तुम प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। मैं बाथरूम में आती हूँ, तुम मत जाओ। मोहिनी विद्या। Cheers. सर ये एक्टर का जीवन भी कितना कठिन है ना। खुद का दुख तो उठाओ ही और फिर उन कैरेक्टर्स के आंसू भी बहाओ जो करते हो। Really? आप स्लो जा रहे हैं सर। सर बताइए, अपनी सारी ताकत कहाँ से खींचता हूँ? कहाँ से? प्यार से। मैंने जीवन में बहुत प्यार पाया है सर। घर में माँ बाप, भाई बहन, और बाहर चारुलता, वसंत सेना, जूलियट। आप अपनी ताकत कहाँ से खींचते सर? मैं हर उस इंसान के बारे में सोचता हूँ जिसका नाम और चेहरे से मुझे घिन आता है, और अपने अकेलेपन से जो इस चमड़ी की तरह मेरे ऊपर मड़ा। एक बात पूछ सकता हूँ तुम्हें? अगर तुम बुरा ना मानो तो
दोस्तों के बीच कोई पर्दा नहीं होता टाइगर। तुमने शादी क्यों नहीं की? मैं अपनी जिंदगी का रवैये को बदलने से बहुत डरता हूँ। भाई मुझे तो घर बसाने का बहुत शौक, बच्चे भी बहुत पसंद है मुझे। कुछ ऐसी अपने लड़के को मैं तैरना सिखाऊंगा और घुड़सवारी। मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बने और लड़की को कथक और स्पेनिश। इतने अजीबोगरीब चुनावों के पीछे कोई वजह? अब तुमसे क्या छुपाना है? बचपन में मैं घुड़सवारी सीखना चाहता था मगर घर में पैसों की तंगी थी। फुटबॉल में इंडियन टीम के लिए खेलना चाहता था मगर साला कभी जिले से आगे बढ़ ही नहीं सका। और स्पेनिश? मैड्रिड जाके बुल फाइटिंग देखने का बहुत शौक, मगर ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। तो सोचा अगर मैड्रिड की भाषा घर में ही सुन लूं तो संतोष हो जाएगा। और एक कथक के पीछे की क्या कहानी है भाई? सर वो वसंत सेना थी ना सर, उसी का घाव मेरे दिल पे सबसे गहरा हुआ। कथक बहुत अच्छा नाचती थी वो, ब्रिलियंट। पूछो लगाओ क्यों हुआ? क्यों हुआ? वो बोली पहले 5 साल कथक सीखेगी फिर शादी करेगी। पूछो मैंने क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा कि भाई पहले शादी कर लो फिर भले ही कथक 10 साल तक सीखते रहना। पूछो उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा अगर उससे कथक और मुझमें से किसी एक को चुनना पड़े तो कथक को चुनेगी। तुमने अगर शादी करी तो अपने बच्चों को क्या बनाओगे दोस्त? मैं जो भी चाहता हूँ खुशी या संतोष टाइगर, उसका जरिया मैं खुद। बच्चे मेरे लिए अपनी अधूरी तमन्नाओं को पूरा करने का रास्ता नहीं। दुष्यंत के लिए ठीक भी है, उसे अपने राजपाट के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। और मेरे इस रहते स्कूल में इस श्रुति सम्मत रीति से उनका पिंडदान कौन करेगा ये सोचकर मेरे पुरखे इन निसंतान हाथों का दिया पानी जब पीते हैं तो उसके जल में उनके आंसू भी मिले रहते हैं। मेरी आंखों में पानी। मैंने क्या किया अपने बाप के लिए जो मेरा बेटा साला मेरे लिए करे? उसे नहीं होगा मुझसे कोई लगाव, ठीक उसी तरह जैसा मुझे अपने बाप से नहीं। टाइगर मेरे अजीज, मेरे लिए अकेला रहना और रोना यही नियत है। कहिए छोटे सरकार, कैसा लगा ये अंधेरा बियाबान? पहले भला क्यों आए होंगे कभी? शायद कोई पिकनिक या चिड़ियों का शिकार। अब बाजार की चिड़ियों में वो मजा कहाँ? आपको तो पता होगा सब। खड़े हो! इतनी भी तमीज नहीं कि बड़ों के सामने। ये फूल सा चेहरा एक ही दिन में कुंडा गया। पत्थर चुभते होंगे ना। अब डल्लब की कुर्सियां हमारे पास कहाँ, ऊपर से जालिम मच्छर पूछते ही नहीं कि कौन कौन है। साला सरे लारा, ना जाने क्या समझता है अपने आप को। जमाई बाबू ससुराल आए हैं, सब कुछ इंतजाम होना चाहिए। बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगा साले। तो समझता क्या अपने आप को? अब तुम ऐसे नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा बाप अपने उन 1 करोड़ में से जो उसने हमारा ही पेट काटकर जमा किए हैं उनमें से 1 लाख यहाँ नहीं ले आते। हमारी लड़ाई सीधी है, या तो तुम रहोगे या हम। खून बहेगा, बहुत खून बहेगा, लेकिन इस बार हम मार कर मरेंगे। गोलियों का बदला गोलियों से नहीं, क्योंकि दूसरी भाषा तुम्हारी समझ नहीं आती। सड़ गया, सब कुछ सड़ गया, ऊपर से नीचे तक उस कोड़ में जो तुम लोगों ने फैलाया, पैसे वालों का कोड़। अब मरहम लगाने का वक्त बीत गया बच्चों। चल अपने बाप को फोन लगा।
जिसकी वजह मेरे समझ से बाहर है। जनार्दन बेटा एक ऐसे संभ्रांत परिवार का जिसने इसे एक साधारण ईमानदार आदमी बनाया और यही इसका गुनाह है। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक जज्बा जिसे आज हम नहीं जानते, जिसका नाम नहीं ताकत भी समाज से खो चुकी है। इस केस के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन चुनिंदा परिवारों में झांकें जहां ये परंपरा, ये भावना आज भी जिंदा है, जहां दूसरों पर विश्वास करना सिखाया जाता है। योर ऑनर, आज एक अकेला आदमी ईमानदार और सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऐसा है उसकी आंखें कानून की तरह बंद है और वो विश्वास करता है हम सब पर, जो खुली आंखों से दुनिया चला रहे हैं, जो इस न्याय सभा में बैठे हैं, जो समाज के स्तंभ हैं। भ्रष्टाचार के इस दलदल में समाज के अग्रज से भिखारी तक सब दसे हुए। चंद सिक्कों के लिए या औरत के होठों के आगे सब बिकते हैं और तब हम में से हर एक शक के दायरे में आता है। हर शख्स संदिग्ध है। कानून किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारा आश्चर्य होता है जब हमारे सामने आते हैं ऐसे मुजरिम जैसे ये कटघरे में खड़ा ये जनार्दन, जो महज इसलिए शहीद हो रहा है क्योंकि इसका गुनाह है इसकी ईमानदारी। That's all your defenses. मेमोरा ने जूरी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप ऐसे किस्से कहानियों पर कैसे विश्वास करते हैं। आप सब लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं। Don't tell me you know the facts of life. इस कातिल को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस लड़के के बारे में मैं जो कह चुका हूं वो पत्थर की लकीर है। ये सारे झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने। दुनिया भर की सारी बुराइयां इनके अंदर, दारू पीते, जुआ खेलते, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। They think different, they act different. जरा सी दारू पीने की बड़ी होता है लाश गटर में। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूं, लॉजिक की बात। इस कौम के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। They are animals. आपको पता भी हम कितने बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। Don't you know these people are multiplying? 1 से 10, 10 से 1000, वही लोग, वही तबका जिसका एक कातिल यहाँ पे खड़ा हो। आप इंटेलेक्चुअल्स मेरी बात समझिए। ये भेड़िए जानबूझकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि एक दिन हुकूमत कर सके हम पे। वो नफरत करते हैं हमसे, दुश्मन है हमारे। इससे पहले कि ये लोग हमें नोच खाएं, ये हरामी लड़कानी साबों का बच्चा है। हमें इसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमसे बच के नहीं चलना चाहिए। कम से कम उनकी कौम में से एक तो खत्म होगा। I'm sorry. क्या है माँ? तुझे एक काम दिया था बहन की शादी करवाने का, तुझसे वो भी नहीं हो रहा। तेरा धार्मिक बहन के प्रति तुझसे जिम्मेदारी उसके प्रति तेरी बहन की कोई 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देती हो यार। क्या करूँ सारा समझ नहीं आता। साला ऐसे लैंग्वेज बात करेगा अपनी माँ से? कल तुमने मेरी मैगजीन्स फेंक दी, क्यों? क्या जरूरत थी? हाँ फेंकी मैंने मैगजीन्स। कितनी बार कहा है कि ऐसी चीजें घर में लाता है क्यों तू? मेरे घर में ऐसे घटे मैगजीन्स नहीं आएंगी। आपका घर? What do you mean आपका घर? इस घर का किराया कौन देता? कौन इस घर में जीरा एक गुलाम की तरह से इसलिए ताकि रोहन, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता। कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। मेरी बात सुन, तू मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। आखिर मेरे बर्दाश्त की कोई हद है इस उम्र में? हाँ माँ, जैसे मेरे बर्दाश्त की कोई हद है ही नहीं। आपको ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती ना कि मैं जीवन में क्या करना चाह रहा था और क्या कर रहा हूँ। बेटा तू रात भर बाहर रहता है, 2-2-3 दिन मुझे फिल्में देख कर आता है, खुद से बड़बड़ाता रहता है, कब जाता है कब आता है कुछ पता नहीं है। किसी लायक नहीं है तू। हाँ माँ, इसी लायक हूँ। देख बेटा, मैंने तुझे पहले कहा था कि इस नौकरी को तू खतरे में डाल सकता। हम सबकी जिम्मेदारी तेरे हाथ में है, इस घर की सिक्योरिटी सब तेरे हाथ में है। तूने कभी सोचा है अगर उन्होंने तुझे इस नौकरी से? अरे कर तो रहा हूँ माँ, कर तो रहा हूँ। रोज जाता हूँ उस शोरूम में ताकि
ताकि 15,000 रुपए तनख्वाह कमा सकूं। आपको क्या लगता है मुझे मजा आता है? मैं उस शू शोरूम का दीवाना हूं कि वो लिबर्टी शू मेकर्स से मैं मोहब्बत करता हूं। अरे सच तो ये है मां कि घुटन होती है वहां पे, मुझे शर्म आती है लोग एक गंदे गंदे बदबूदार पैरों पर जूते पहनाने में। और इसके लिए मैंने अपने सारे सपने, जो कुछ मैं बनना चाहता था, करना चाहता था, सब कुछ गवा दिया है। और आपको लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, खुदगर्ज हूं? अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता होता ना तो मैं भी वही करता जो आपके पति ने किया है। रोहन, कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा कहाँ जा रहा है? जा रहा हूं दारू के अड्डे पे, स्मैक के अड्डे पे। वहां शहर के सारे गंजेड़ी, नशेड़ी, चर्सी सब वहीं जमा है। मैंने दाऊ की गैंग ज्वाइन कर ली है, गोली लेकर मर्डर करता हूं, मर्डर। मेरे पास पिस्टल भी है। मेरे दुश्मन गैंग वाले इसका को बम उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक रात तुम उठोगी और तुम्हें आवाज आएगी, धड़म। तुमने सुना? हाँ सर, मैं तो आपकी सारी बात सुन तुम चुप चुप कर। वेरी गुड, खूब आगे जाओ। तो बादशाह सलामत दुनिया को सबसे यूनिक मेमोरियल बनवाना चाहते हैं, ताज महल। तो ताजमहल अक्सर बादशाह का ख्वाब है, तो बादशाह कैसे बड़ा होना चाहिए। यस, बिलियंस, खरबों में जा सकता है। इट्स 1,000 मिलियंस डीप। खरबों में? यस। सर मेरा तो सुंदर ही दिमाग घूम रहा है। बच्चे हो अभी, ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं, ये वक्त दिमाग के घोड़े दौड़ाने। सर बहुत अच्छी किस्मत की बात है, जो प्रोजेक्ट मिला। सास के रहो, अपना शोर मत मचाओ। तुम एक सरकारी नौकर हो, यार गवर्नमेंट सर्वेंट। हम लोग इतना खुश नजर आएंगे तो लोग जान जाएंगे कि सरकारी नौकर खूब मजे में। Keep it down। अब सर जमाना ही ऐसा है, ईमानदार आदमी तो खुलकर हंस भी नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये बहुत अच्छी किस्मत की बात है जो अपन को ये प्रोजेक्ट मिला। अरे पढ़ने के टाइम से किसी वर्क की सैंक्शन नहीं हो रहा था। You have a point, सुधीर। मगर वो है देने वाला तो। पर सुधीर ये सोचो, इस ताजमहल का कॉन्सेप्ट क्या होगा? It has to be better than any other monuments। भाई बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिनों के अंदर काम शुरू हो जाए। 7 दिन में? हाँ। 7 दिन में सर साला चपरासी चाय लेकर नहीं आता। साल भर में पीडब्ल्यूडी की फाइल उठप होती है। कैसे होगा सर 7 दिन में? सुधीर, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो एक अलग संस्था होनी चाहिए। ये काम तो पीडब्ल्यूडी के बस का है। इसके लिए एक अलग बॉडी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ताजमहल का कंस्ट्रक्शन देखे। द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ब्रिलियंट सर। अब बनेगा था ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का ऑफिस। और बादशाह के ख्वाबों को जमीन पर उतारने की यही तो एक बुनियाद है। इसके लिए किस साइज का प्लॉट लगेगा? सुधीर, प्लॉट का साइज कुछ 15-20 एकड़ का तो होना चाहिए। 15-20 एकड़? हाँ। सर इतने में पूरा आगरा बस जाए। अरे तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी ना है सुधीर। बादशाह की मरहूम बेगम की निशानी। यहाँ जमुना किनारे काफी जमीन है, लेकिन वहाँ पे झुग्गी वालों का कब्जा है। साले अटकेगा नहीं देते। नहीं सुधीर, जमुना किनारे बहुत दलदल है। इतनी बड़ी इमारत धंस जाएगी। तो धंस जाने दीजिए सर, हम तो ऊपर जाएंगे। You have a point. You have a point. बादशाह के महल से जमुना का व्यू तो परफेक्ट, मगर जुत्ती वालों का क्या होगा? फूक देंगे सर, फूक देंगे। अब अपना महल बनना है, it's a simple of love, you know. Very good. Naughty. अब ये बताओ, इसका प्लान क्या होगा? कुछ करो प्लान का सुधीर। सर, हुमायूं का नक्शा रेडी है। और बाकी चैट-जीपीटी में तुम छा गए यार। आओ, बादशाह सलामत को जरा अपडेट देगा। चलिए। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे हुजूर। ताजमहल के लिए जमुना किनारे की प्राइम लैंड मिल गई। ऐसी शानदार लोकेशन मिलना इम्पॉसिबल थी हुजूर। अब आपको क्या बयां करूं किस जद्दोजहद के बाद पार्टी ये प्लॉट बेचने को तैयार। जब मैंने उन्हें कहा कि ताजमहल के इतिहास की तारीख के साथ उनका नाम भी होगा, तब जाकर राजी हुए।
आलम बना नेगोशिएशन हो चुकी है, वो अगर पेमेंट थोड़ा सा डिले हो गया तो पार्टी अपना इरादा बदल सकती है। बा मुलायजा होशियार, दम पे नूर, चश्मे बदूर, बादशाह हिंदुस्तान आलम बना, सुल्तान आलम शाहजहां का इकबाल बुलंद बुलंद बुलंद। क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं। रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। दिल करता है सड़कों पे जोर से काम, सब अपने अपनी गति खिड़की खोले, फिर मैं ऐसे जोशीले गीत सुनाऊं, मेरे गीतों को सुन के सब ये बोले। रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ आने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं खूब धन्यवाद देना चाहूँगा जवाहर कला केंद्र का, जिन्होंने हमें ये इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दी, जो साल दर साल एस्पायरिंग आर्टिस्ट को इंस्पायर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल और ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है। सो थैंक यू सो मच JKK एंड एवरीबडी इन्वॉल्व। आइए मैं जल्दी इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप सब लोगों को हमारी अभिनय तरुण के इस बैच से। आप हैं नेहुल, आप हैं प्रिया, शिवांगी, हर्षित, प्रिंस, मनोनीत, विशाख, मुकेश और मैं नवीन। लाइट्स में हमारी मदद करी विक्रम सर ने, सॉरी लाइट्स में हमारी मदद करी विमल सर ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे फैसिलिटेटर्स का, हमारे इंस्ट्रक्टर्स का, जिन्होंने बहुत ही पैशन के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ हमें सिखाया। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। सुरभि मैम, शुभम सर, ऋतिक सर, सिद्धार्थ सर एंड विशाल सर।